हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस क्लासरूम में। होपफुली आप सभी सही होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम करा रहे हैं अपने मॉर्निंग सेशन में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ सेक्शन नंबर 12 तक। ठीक है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आप लोगों को रिवीजन करना है और रिवीजन करना मस्ट है। तो आप लोगों को रिवीजन करना है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 12 तक। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो करा रही हूँ वो करा रही हूँ सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 18। 17 को आज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 17 बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, संचयन का सिद्धांत दिया हुआ है उसमें, तो वो हम आज नहीं करेंगे, उसे हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम करेंगे सेक्शन 13, 14, 15, 16, 18। ठीक है, तो ये सेक्शन हम करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेक्शन 13 जो बात करता है, सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ऐसे व्यक्ति में किया जाए ना जो बॉर्न ही नहीं हुआ है। मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसमें? ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न चाइल्ड। ऐसा बच्चा जो पैदा नहीं हुआ है लेकिन उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है। अब आप बोलोगे मैम आपने पढ़ाया था सेक्शन नंबर 5 में कि जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र किया जाता है, ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये जो ट्रांजेक्शन करता है वो ट्रांजेक्शन कैसे करता है? ये ट्रांजेक्शन करता है जीवित व्यक्तियों के द्वारा जीवित पर्सन में, है ना, यानी कि लाइफ पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है। ये क्या है? ये जो सेक्शन 5 में हमने जो बात पढ़ी थी उसको क्या करता है, उसका एक्सेप्शन के रूप में यूज़ हुआ है। तो ये सेक्शन 13 कहता है कि एक व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को भी ट्रांसफ़र कर सकता है जो कि अभी पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पे लगा देता है। वो कंडीशन क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये क्या है? ये व्यक्ति अभी बॉर्न नहीं हुआ है, ये अनबॉर्न चाइल्ड है। कौन है ये? अनबॉर्न चाइल्ड है, ये अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तो इन्होंने दो कंडीशन यहाँ पे लगाई। फर्स्ट कंडीशन जो इन्होंने लगाई वो ये कंडीशन लगाई कि अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे दो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। पहला क्या कि इसको जो प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफ़र की जाएगी उससे पहले क्या होगा, उसको एक प्रायर इंटरेस्ट इनको यहाँ पे बनाना होगा। मतलब मान लीजिए जैसे ये बी व्यक्ति है, इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी हो। मैंने आपको बताया ये व्यक्ति क्या है, ये अनबॉर्न चाइल्ड है। तो अब इससे पहले इनको क्या करना होगा, इनको पहले का एक क्रिएट करना होगा, ऐसा प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा जिसके पास पहले ही प्रॉपर्टी जाएगी। तो प्रॉपर्टी पहले ही किसको ट्रांसफ़र करेंगे? सी एक व्यक्ति है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी। और ये प्रॉपर्टी जब इसको ट्रांसफ़र की जाएगी ये इसके पास कब तक रहेगी? प्रायर इंटरेस्ट इसका कब तक बना रहेगा? जब तक ये बी बॉर्न नहीं हो जाता। मीन्स बी के बॉर्न होने से जब तक बी बॉर्न नहीं होता तब तक ये प्रायर जो ये प्रॉपर्टी होगी वो कहाँ रहेगी? सी के पास रहेगी। लेकिन एक चीज़ और इन्होंने बताई, लेकिन जो बी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी वो कैसी होगी? एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। कैसी होगी? एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो ये बी को जो प्रॉपर्टी, यानी कि बी जो अनबॉर्न चाइल्ड है जो भी पैदा नहीं हुआ है, उसको जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी वो कैसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? वो होगी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर। तो इसको एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, इसको प्रायर इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो प्रायर इंटरेस्ट सी को दिया जा रहा है। तो सी का जीवन कब तक होना चाहिए? यानी कि जब तक बी पैदा नहीं होता तब तक सी का जीना जरूरी है। मान लीजिए अगर बी के पैदा होने से पहले अगर सी यहाँ पे डेथ हो जाती है तो क्या होगा? यहाँ पे ये सी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी? वो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब प्रायर ही खत्म हो गया तो फिर सब्सिक्वेंट को क्या प्रॉपर्टी मिलेगी? ठीक है, तो इन्होंने बताया कि बी के बॉर्न होने से पहले सी का जिंदा रहना जरूरी है जब तक बी बॉर्न नहीं हो जाता। दूसरा इन्होंने पॉइंट बताया कब तक? जब तक कि वो कब प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी लेगा? जब वो या तो क्या हो, एक तो इसमें उन्होंने बताया कि एब्सोल्यूट कब होगा? जब वो पैदा होगा, पैदा होने के साथ साथ मेजॉरिटी डेट देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? मेजॉरिटी देखी जाएगी। जब वो व्यक्ति पैदा होगा, पैदा होने के साथ जब वो मैच्योर हो जाएगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा? मैच्योर के बाद ही वो प्रॉपर्टी को ऑब्टेन कर पाएगा, यानी कि जो एब्सोल्यूट हिट जो हो जाएगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो जाएगा इसके पास कब जाएगा? जब मैच्योरिटी। एक पॉइंट उन्होंने ये बताया। दूसरा इन्होंने, आपने अक्सर एक क्वेश्चन आता है वो सुना होगा, मदर बॉम्ब्स में जब कोई बच्चा होता है तो जो जेस्टी पीरियड होता है, जो हमारा जेस्टी पीरियड क्या पीरियड होता है? व्हाट इज द जेस्टी पीरियड? जेस्टी पीरियड क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब बच्चा अपनी माँ की वॉम में होता है। जब बच्चा वॉम में होता है और जब तक वो, तो यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ बताई। एक तो क्या देखा जाएगा कि जब वो जेस्टेन पीरियड देखा जाएगा, उसका जेस्टेन पीरियड देखने के साथ साथ उन्होंने बताया प्लस
जो मेजॉरिटी टाइम होगा उसको वो मेजॉरिटी टाइम देखा जाएगा। तब वो व्यक्ति, जब वो व्यक्ति बॉर्न होगा तब उसको एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है। अगर वो कहता है कि नहीं इसके बाद इसका बच्चा होगा तब उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी, तो ऐसा ट्रांजेक्शन, ऐसा ट्रांसफ़र क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। यानी कि जो ए ने अगर बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है तो वो बी कौन है, अनबॉर्न है। अगर वो बॉर्न होगा, बॉर्न होने के बाद वो जेस्टिव पीरियड के बाद जब वो अपना मेजॉरिटी पीरियड को कंप्लीट कर लेगा, अपना जो मेच्योर हो जाएगा, तब वो उस प्रॉपर्टी को लेगा। तब तक सी का रहना जरूरी है। सी के बाद वो प्रॉपर्टी कहाँ ट्रांसफ़र होगी, बी को ट्रांसफ़र होगी। अब आप यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि बी के बाद में बी का बेटा, बी का कोई मेल चाइल्ड होगा तब मैं उसको ट्रांसफ़र करूँगा, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। ये बात करता है सेक्शन 13 जो मैंने आपको बता दी इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि जब ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में जब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 5 कि प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र की जाएगी 1 पर्सन टू सेकेंड पर्सन, कौन से पर्सन, लाइव पर्सन टू लाइव पर्सन की जाएगी। लेकिन सेक्शन 13 कहता है कि अनबॉर्न पर्सन को भी ट्रांसफ़र की जा सकती है, लेकिन वो अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र किस तरीके से की जाएगी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। दो कंडीशन बताई, एक तो मैच्योरिटी पीरियड और दूसरा मैंने बताया जेस्टेशन टाइम जो होता है, जो हमारा जो बच्चा मदर बॉम्ब्स के अंदर होता है उस टाइम के बाद का जो पीरियड होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया सेक्शन 13। अब बात करते हैं सेक्शन 14, और सेक्शन 14 कहता है रूल अगेन परपेचुइटी। रूल अगेन परपेचुइटी क्या होता है, पहले तो आप लोग जैसे कि पता है परपेचुइटी मीन्स होता है, परपेचुइटी होता क्या है, परपेचुइटी होता क्या है, एक्चुअल में परपेचुइटी मीन्स होता है निरंतरता। मतलब निरंतरता कि कोई चीज़ ऐसी चली जाए, जैसे कि लगातार कोई चीज़ चलती चली जाए तो उसे कहते हैं परपेचुइटी। मतलब कि निरंतरता कोई चीज़ चलती चले, या पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ चली जाए, या दर दर कोई चीज़ ट्रांसफर होती चली जाए तो उसे कहते हैं परपेचुइटी। तो परपेचुइटी की बात आई है, तो परपेचुइटी में मैं आप लोगों को बता दूँ सेक्शन 14 कहता है रूल अगेन परपेचुइटी। देखिए पहले क्या होता था, जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था तब इससे पहले क्या होता था कि ये जो परपेचुइटी जो चलती थी वो दर बाई दर चलती थी। एक ड्वेक हुए थे इंग्लैंड के, क्योंकि ये जो रूल आया है वो इंग्लैंड का रूल है। एक ड्वेक हुए करते थे इंग्लैंड के, उन्होंने क्या करा, एक प्रॉपर्टी अपनी ऐसे ट्रांसफ़र की, किसको ट्रांसफ़र की, अपनी एक मेल चाइल्ड को ट्रांसफ़र करी। अपने एक मेल चाइल्ड को प्रॉपर्टी इन्होंने ट्रांसफ़र करी और कहा कि ये जो पीढ़ी प्रॉपर्टी है ये आपके पास रहेगी, और आपके बाद आपके बच्चे के पास रहेगी, उसके बाद उसके बच्चे के पास रहेगी, उसके बाद उसके बच्चे के पास रहेगी। मीन्स ये परपेचुइटी रूल चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये परपेचुइटी रूल चलता चला जाएगा तो वो प्रॉपर्टी भी क्या होगा, पीढ़ी दर ट्रांसफ़र होती रहेगी। लेकिन क्या होता था जो इंडिया में इस रूल को बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया, क्योंकि परपेचुइटी होने से क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। क्योंकि जब व्यक्ति को ज़रूरत है पैसे की तो वो प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। क्यों नहीं बेच सकता, क्योंकि वो तो ट्रांसफ़र होनी है, किसको, उसकी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होनी है, वो तो बेच ही नहीं सकता। तो उस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती है। जब उस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रॉपर्टी अगर इस तरीके से रहेगी ना तो वो बेच सकता है, ना वो किसी और यूज में ले सकता है। तो इस रूल को इंडिया में इन्होंने बैन कर दिया। तो ये जब से ये जो इंडिया में है वो रूल जो परपेचुइटी है वो ख़त्म कर दी गई। ठीक है, तो ख़त्म कर दी गई जब जो परपेचुइटी, तो इन्होंने बताया कि अब जो रूल अगेंस्ट है, लेकिन इन्होंने कुछ कंडीशन लगाई, और वो कंडीशंस क्या लगाई वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। परपेचुइटी कर नहीं सकते। ठीक है, परपेचुइटी को यहाँ पे इन्होंने बैन कर दिया और कहा कि सेक्शन 14 जो बात करता है वो 14 बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी जब ये बात करता है तो क्या कहता है सेक्शन 14, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सेक्शन 14 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है तो किस तरीके से ट्रांसफ़र कर पाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है ये। तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेगा तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे दो कंडीशन इन्होंने फिर से लगा दी। वही कंडीशन जो सेक्शन 13 में हमने पढ़ी कि एक तो क्या देखा जाएगा कि एक तो देखा जाएगा मेजॉरिटी पीरियड, यानी कि उसका मैच्योरिटी पीरियड जो होगा मेजॉरिटी पीरियड। ठीक है, और दूसरा देखा जाएगा जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो रूल था वो चला आ रहा था इंग्लैंड का रूल, लेकिन टैगोर वर्सेस टैगोर ये केस है
इम्पॉर्टेंट केस है। इसके बाद से ही क्या हुआ, रूल जो परपेचुटी का जो रूल था उसे ब्रोक किया गया और कहा गया कि जो परपेचुटी होगी वो डिक्लेयर वॉइड, कि जो परपेचुटी है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसके लिए एक क्या किया जाएगा, एक एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसके बाद से वो ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया, तो इन्होंने मैंने जैसे कि आपको बताया कि रूल अगर परपेचुटी में भी मैंने दो रूल बताए, मेजॉरिटी और एडजस्टेड। जैसे कि मैंने आपको इस वाले एग्जाम्पल में बताया था कि ए अगर बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है तो ए क्या करेगा, बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा। तो कैसे करेगा, उन्होंने बोला कि एक तो क्या होगा, इसको जो की जाएगी वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी। क्या, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन इसको वो प्रॉपर्टी कब प्राप्त होगी, या तो उस, या मान लीजिए व्यक्ति अगर माइनर है, अगर वो व्यक्ति माइनर है तो वो कब लेगा, उससे पहले उसका एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा। प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा तो साथ में बताया गया कि कब ले सकता है, एक तो जब वो अपना मेजॉरिटी यानी कि जब वो अपना मैच्योर हो जाता है, जब वो कैसा हो जाएगा, उसकी माइनरनेस जो है वो खत्म हो जाएगी, तब वो उस प्रॉपर्टी को ले सकता है। दूसरा जेस्टेशन पीरियड जब उसका खत्म हो जाता है तब उस प्रॉपर्टी को ले सकता है। तो ये बताया कि रेसर की जो परपेचुटी है वो लागू की जाती है, लेकिन कैसे की जाती है, इन दो कंडीशन में लागू की जाएगी कि वो व्यक्ति है तो मेजॉरिटी पीरियड ले चुका हो अपना, या जेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट कर चुका हो, तब वो उस प्रॉपर्टी को ले सकता है। ठीक है, तो इसमें एक मैं आपको केस बता दूं, एक केस इसमें शॉपर वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ऑफ बंगाल। इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने अपनी एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया। इस केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने अपनी एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र की और बी से कहा अगर तुम्हारा मेल चाइल्ड होगा तो ये प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी। ठीक है, ये जो मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर आपका मेल चाइल्ड होगा तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र चली आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब मान लीजिए कि उस व्यक्ति को मेल चाइल्ड नहीं होता है, फीमेल चाइल्ड हो जाती है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर वो फीमेल चाइल्ड होगी तो फीमेल चाइल्ड को तब तक रहेगी जब तक वो प्रॉपर्टी उसके पास है, लेकिन फीमेल चाइल्ड की जब तक प्रॉपर्टी जब तक रहेगी तब तक उसके खुद का कोई मेल चाइल्ड नहीं हो जाता। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, सबसे मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि एब्सोल्यूट होना चाहिए, जिसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। अब वो कहे कि इसके बाद में इसको यानी कि कोई फीमेल है, उसके बच्चे का कोई मेल होगा, मेल बॉय या कोई भी मेल बच्चा होगा तो उसको ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। क्यों वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र करना जरूरी है। अगर एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र नहीं किया तो फिर वही रूल आ जाएगा ना, निरंतरता चलती चली जाना, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। यहाँ पे रूल अगेंस्ट इसीलिए परपेचुटी बताया गया है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको मैंने बताया कि टैगोर वर्सेस टैगोर में इसको वॉइड क्लियर कर दिया था कि परपेचुटी क्या होगा, क्या डिक्लेयर कर देता, वॉइड कर देता। साथ ही इन्होंने शॉपर वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ऑफ बंगाल 1994 के केस में, एक केस में मैंने डिसाइड किया कि अगर व्यक्ति कंडीशन पे कंडीशन लगाता चला जाता है तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, वॉइड कंडीशन हो जाएगी। होपफुली आप लोगों को सेक्शन 14 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है, देखिए सेक्शन 15 कहता है कि जैसा मैंने आपको बताया ना कि प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो ट्रांसफ़र करते वक्त सेक्शन 15 की लैंग्वेज में आपको बता दूँ, सेक्शन 15 की लैंग्वेज बोलती है कि मान लीजिए कि क्लासेस ऑफ सीरीज़ है कोई, ठीक है, सीरीज़ में कोई बंदे हैं जिसमें से कुछ बंदे, कुछ व्यक्ति जिनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है वो प्रेजेंट मतलब एग्जिस्टेंस में है, और कुछ व्यक्ति जो है एग्जिस्टेंस में नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे जिनके ऊपर सेक्शन 13 और सेक्शन 14 लागू हो रहा है, और कुछ व्यक्ति ऐसे जिन पर सेक्शन 13 और 14 लागू नहीं हो रहा है। अगर सेक्शन 13 और 14 लागू नहीं हो रहा है तो क्या होगा, जिन पे लागू हो रहा है उन पर तो लागू हो जाएगा, जिन पे लागू नहीं हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे कि एक व्यक्ति ने ए नामक व्यक्ति ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, और यहाँ पे काफ़ी सारे व्यक्ति हैं जिनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है। इसमें से कुछ व्यक्ति हैं जो कि एग्जिस्टेंस में हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। अब जो व्यक्ति एग्जिस्टेंस में नहीं है उनके ऊपर तो ये वॉइड हो जाएगा, और जिनके ऊपर है वो क्या हो जाएगा, उनका क्या हो जाएगा, उनके ऊपर ये रूल लागू हो जाएगा। यानी कि कुछ व्यक्तियों पर जो व्यक्ति एग्जिस्टेंस में है, जो प्रेजेंट में है, उनके ऊपर सेक्शन 13 और 14 का जो प्रोसीजर है वो लागू होगा, और जो नहीं है उनके ऊपर ये प्रोसीजर लागू नहीं होगा। तो इन्होंने क्लासेस ऑफ सीरीज़ बताई है, क्लासेस ऑफ सीरीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि एक कहते हैं ना लैंडमार्क केस है। वो क्या केस है, राजा बजरंग बहादुर सिंह वर्सेस ठकुराइन भक्तराज कोये 1953।
क्या, राजा बजरंग बहादुर सिंह वर्सेस ठकुराइन भक्तराज कोयल 1953। ये जो केस है, इस केस में क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, क्लासेस ऑफ सीरीज है, और क्लासेस ऑफ सीरीज में जब कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो जितने व्यक्ति एग्जिस्टेंस में होंगे, जितने व्यक्ति प्रेजेंट में हैं, उनके ऊपर तो ये रूल लागू हो जाएगा। कौन सा वाला रूल, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 का रूल। कौन सा, अगर वो अनबॉर्न है तो उनके ऊपर लागू हो जाएगा अनबॉर्न वाला, अगर परपेचुटी वाला चीज़ है तो परपेचुटी वाली चीज़ लागू हो जाएगी। लेकिन एक नंबर ऑफ क्लास के ऊपर ये चीज़ लागू हो जाएगी, और वो नंबर ऑफ क्लास जो प्रेजेंट में नहीं है, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। तो ये बात करता है सेक्शन हमारा 15। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 16 की। सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 16 कहता है कि मान लीजिए, अब सेक्शन नंबर 16 ने बताया कि अगर सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा तो जो प्रायर इंटरेस्ट है वो खुद ही वॉइड हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए जैसे कि इन्होंने, जैसे मैंने बताया ना कि इनको ए को बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी थी, ए को बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी थी, और बी के बाद इन्होंने कहा कि सी को प्रॉपर्टी जाएगी। इन्होंने क्या कहा, सी को मेरी प्रॉपर्टी जाएगी। ठीक है, इन्होंने कहा ए ने कहा सी को मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, लेकिन सी अभी इस प्रॉपर्टी को लेने के लायक नहीं है, वो अनबॉर्न बेबी है, तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। तो इन्होंने कहा कि पहले जो इन्होंने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया, वो कौन सा इंटरेस्ट क्रिएट किया, बी के ऊपर इंटरेस्ट क्रिएट किया। तो जो इन्होंने बी के ऊपर इंटरेस्ट क्रिएट किया, तो वो कैसा इंटरेस्ट क्रिएट किया, इन्होंने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया। अब मान लीजिए ए ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने को कहा था सी को, अब सी पैदा ही नहीं होता या सी मर जाता है, तो क्या होगा, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर जो हमारा होना था, सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है, तो वो वॉइड हो गया। अगर ये वॉइड हो गया तो बी तो खुद ही वॉइड हो जाएगा, है ना, तो प्रायर इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जब सी वॉइड हो रहा है तो बी भी खुद ही वॉइड हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, क्या कहा इन्होंने। सेक्शन 16 की लैंग्वेज बहुत ही ईजी है। उन्होंने कहा सेक्शन 16 में, इनके सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र जो किया गया है, सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट अगर वॉइड हो जाता है तो जो प्रायर इंटरेस्ट होगा वो खुद ही वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक केस हम देखेंगे, गिरजेश दत्त वर्सेस दाता दिन 1934। गिरजेश दत्त वर्सेस दाता दिन 1934। इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी को क्या करा, एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी अपने नेफ्यू यानी कि अपनी भतीजी को ट्रांसफ़र की, और उससे कहा कि आपका कोई मेल चाइल्ड होगा तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्या कहा इन्होंने, अगर आपका कोई मेल चाइल्ड होगा, इन्होंने कहा कि यहाँ पे इन्होंने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, ये उनकी नेफ्यू है, और नेफ्यू के बाद इन्होंने कहा कि ये जो होगा, क्या होगा, जो सी नामक व्यक्ति है, अगर आपका बेटा हुआ तो ये प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन अगर आपका बेटा नहीं हुआ, इन केस आपका बेटा नहीं होता है और आपके बेटे की जगह बेटी हो जाती है, तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन उसको एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। उसको कैसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र नहीं होगी। उसके बाद जो उसका बेटा होगा, यानी कि सी के बाद जो सी का बेटा होगा, वो कौन सा बेटा होगा, इसी के बाद अगर सी का बेटा होगा तो उसको एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। तो इन्होंने बताया कि अगर इन्होंने 3 क्या कंडीशन लगाई, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी कौन है, उनकी नेफ्यू है, नेफ्यू से कहा अगर आपका मेल चाइल्ड होता है तो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट उसको ट्रांसफर हो जाएगी। इन केस मेल नहीं होता और सी और कहा इन केस आपका मेल चाइल्ड नहीं होता, फीमेल चाइल्ड होती है, तो फीमेल चाइल्ड को ट्रांसफर तो होगी लेकिन एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं होगी। कैसे ट्रांसफर होगी कि आप सी का जो मेल चाइल्ड होगा उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगी। तो ट्रांसफर तो एक ही होना चाहिए ना, 2 ट्रांसफर कैसे हो जाएंगे, 2 ट्रांसफर तो इन्होंने वॉइड पहले से ही बताया हुआ है कि 2 ट्रांसफर तो वॉइड ही होते हैं। तो इन्होंने बताया कि ए को तो प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की, वो ठीक है, इन्होंने यहाँ पर प्रायर इंटरेस्ट बनाया, लेकिन सी को हो जाएगी, बी को हो जाएगी, लेकिन ई अगर आपको कि ई का यानी कि बी का कोई मेल चाइल्ड हो उसको ट्रांसफर होगी, तो ये कंडीशन कैसे हो जाएगी, वॉइड। अगर यही वॉइड हो जाएगी तो ये वाली कंडीशन जो बी को यानी कि इनकी नेफ्यू को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी यहाँ पे वॉइड हो जाएगी। यही बात मैं सेक्शन 16 में बताऊँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 17 आज हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सेक्शन 18 हम पढ़ेंगे। सेक्शन 18 क्या कहता है, सेक्शन 18 करता है रूल्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात, और रूल्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात सेक्शन 14 करता है, उसी का एक्सेप्शन दिया हुआ इन्होंने सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 में इन्होंने इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है, और वो एक्सेप्शन क्या कहता है, वो एक्सेप्शन कहता है कि इन केस अगर आप मान लीजिए कि अगर रूल अगेंस्ट प्रॉपर्टी लागू नहीं है,
ठीक है। अगर लागू करनी है तो किस तरीके से, मैंने एक तो 2 कंडीशन वो बताई थी, कौन सी, मेजॉरिटी वाली, और सेकंड मैंने आपको बताया कि जेस्टेशन पीरियड वाली, ठीक है। अगर वो होता है तो लागू होगा, लेकिन इन्होंने इसका भी एक्सेप्शन बताया, वो बताया सेक्शन 18 में। अब मान लीजिए सेक्शन 18 कहता है कि अगर कोई ट्रांसफ़र अगर आपको परपेचुइटी रूल में करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हो। तो वो रूल क्या बताया है कि अगर आप कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट करते हो, क्या करते हो, अगर आप कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट करते हो, अगर आप कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप उसको पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को मंदिर की देखरेख करने के लिए कहा जाता है कि आप मंदिर में देखरेख करिए और उसकी सेवा भाव करिए, पूजा करिए, आपका अधिकार है, आपको हम ये राइट देते हैं, और आपके बाद आपकी पीढ़ी, उसके बाद आपकी उसकी पीढ़ी, उसके बाद उसकी पीढ़ी इस मंदिर की देखरेख कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि वो जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हुए भी वहाँ पे इन्होंने क्या, वो इंटरेस्ट क्रिएट किया है, लेकिन वहाँ पे कोई ट्रांसफ़र तो नहीं किया है ना। तो क्या आपको सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट किया, वो इंटरेस्ट क्या क्रिएट किया है कि आप इसकी पूजा कर सकते हैं, मंदिर की सेवा कर सकते हैं, वो सब आप करेंगे और आपकी पीढ़ी करती चली जाएगी। तो इन्होंने बताया कि जब भी कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ पे रूल परपेचुइटी का जो रूल है वो लागू हो जाता है। तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। इन्होंने बताया कि जैसे पूजा का अधिकार है, इन्होंने सोशल का बताया, साइंस, आर्ट, ये सब चीज़ें क्या इन्होंने बताया कि ये जो होंगी, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं वो यहाँ पे सेक्शन 18 में इन्होंने लागू किए कि यहाँ पे जो परपेचुइटी जो होती है वहाँ पे इस रूल को फॉलो किया जा सकता है। होपफुली आप लोगों को सेक्शन 18 समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं आपको करा रही थी सेक्शन 13, 14, 15, 16 और 18। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 13 क्या कहता है, अनकॉइंड चाइल्ड की बात करता है। सेक्शन 14 क्या कहता है, सेक्शन 14 कहता है कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, ठीक है। सेक्शन 15 कहता है, सेक्शन 15 कहता है, सेक्शन 15 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहता है, और वो ट्रांसफ़र कैसे ट्रांसफ़र करना चाहता है कि वो दोनों में डिफरेंट टाइप का ट्रांसफ़र करना चाहता है, वो किस तरह, वो कैसे होगा, वो मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 16 मैंने आपको बता दी सब्सिक्वेंट अगर ट्रांसफ़र, क्योंकि सेक्शन 15 में मैंने आपको क्या बता दिया, सेक्शन 15 में मैंने आपको बता दिया कि क्लास ऑफ सीरीज़ में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो जब तक वो लागू हो रहा है तब तक वो ठीक है, अगर लागू नहीं हो रहा है तो वो वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 16 मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेक्शन 16 में अगर सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट वॉइड हो रहा है तो जो प्रायर इंटरेस्ट होगा वो खुद ही वॉइड हो जाएगा। और सेक्शन 18, सेक्शन 14 का एक्सेप्शन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। विद केस लॉ मैंने आप लोगों को बता दिया। केस लॉ के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, केस लॉ मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग रीड आउट कर दीजिएगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को आज का मेरा सेशन मेरे द्वारा दी गई जानकारी वो समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, सम्मान दीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।